नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिम्सन्स मिस्टीरियस और मैं आपका होस्ट आज आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो भारत की सबसे लंबी हाईवे NH-44 से जुड़ी है। इस कहानी में वो सब कुछ है जो आपको रात भर जगाए रखेगा। अधूरा सच, खौफ और वो अनकहे राज जो शायद ही किसी ने कभी सुने हों। NH-54, ये नाम सुनते ही दिमाग में लंबा सुनसान रास्ता उभरता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हाईवे पर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आज भी लोगों के जहन में डर छोड़ जाती हैं। रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत होता है, ये हाईवे अपने अंदर छुपे रहस्यों को उजागर करने लगता है। रात के सन्नाटे में लंबे लंबे हाईवे अक्सर अपने साथ कई अनकहे रहस्यों को समेटे रहते हैं। इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-24 भी इससे अछूता नहीं है। इस हाईवे से जुड़े किस्से और घटनाएं लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बस एक सफ़र की राह है, लेकिन कुछ के लिए ये कभी न भूलने वाली एक डरावनी याद बन जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे NH-54 के उस हिस्से पर जहाँ रात के सन्नाटे में कुछ ऐसा होता है जो समझ से परे है। क्या ये बस अफवाह है या इसके पीछे कोई डरावनी हकीकत छुपी है? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी सफ़र की कहानी। राहुल एक पेशेवर ट्रक ड्राइवर है जिसकी ड्यूटी अक्सर लंबे रूट्स पर लगती है, लेकिन NH-44 का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी नजर आती है। उसने कई बार इस रास्ते से गुजरते हुए अजीब घटनाओं का सामना किया है, लेकिन इस बार की रात कुछ अलग थी। रात के करीब 2 बजे राहुल का ट्रक NH-44 पर तेजी से दौड़ रहा था। आसमान में हल्का सा कोहरा था और चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल ने ट्रक का म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया था ताकि वो बाहर की हर हलचल को साफ सुन सके। तभी अचानक उसे सड़क किनारे एक औरत खड़ी नजर आई। सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, सिर झुका हुआ और बाल बिखरे हुए। राहुल ने ट्रक धीमा कर दिया, लेकिन पास आने पर वो औरत गायब हो गई। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ट्रक के अंदर आ बैठा हो। पीछे से आती धीमी फुसफुसाहटें, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। राहुल ने शीशे में देखा तो सीट खाली थी। उसका माथा पसीने से भीग गया। आगे बढ़ते हुए उसे सड़क पर एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, सावधान, ये इलाका सुरक्षित नहीं है, रात के समय रुकना मना है। राहुल का दिमाग अब और भी उलझने लगा। उसने ट्रक रोकने की बजाय रफ्तार और तेज कर दी। राहुल के दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। ट्रक के इंजन की घरघराहट और बाहर पसरा गहरा सन्नाटा मिलकर एक अजीब सी बेचैनी फैला रहे थे। वह अब भी उस टूटी हुई चेतावनी बोर्ड के बारे में सोच रहा था, सावधान, ये इलाका सुरक्षित नहीं है, रात के समय रुकना मना है। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन राहुल के माथे पर पसीना छलक आया था। तभी उसे ट्रक के ऊपर कुछ गिरने की तेज आवाज़ सुनाई दी। धड़ाम! राहुल का दिल जैसे हलक में आ गया। वह तेजी से ब्रेक मारता है। ट्रक झटके से रुकता है और चारों तरफ फिर वही घना सन्नाटा। उसने घबराकर खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर सिर्फ कोहरा और अंधेरा था। राहुल ने धीमे से कहा, क्या था ये? कोई पेड़ की टहनी गिरी होगी शायद। मगर दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। फिर ट्रक की छत पर फिर वही आवाज़। राहुल अब घबरा गया था। उसने झटके से ट्रक का दरवाज़ा खोला और नीचे उतरा। जेब से अपनी पुरानी टॉर्च निकाली और जैसे ही स्विच दबाया, कुछ नहीं हुआ। टॉर्च की बैटरी पूरी तरह से डेड थी। साला, अभी की अभी बैटरी खत्म होनी थी। राहुल बड़बड़ाया, लेकिन घबराहट साफ थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोहरा इतना घना था कि 2 कदम दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। राहुल ने ट्रक की हेडलाइट्स चालू छोड़ी थी, जिसकी मध्यम रोशनी में वह ट्रक के पीछे की तरफ गया, जहां वह गिरने की आवाज़ आई थी। वहां कीचड़ में किसी के पैर के उल्टे निशान बने हुए थे, जैसे कोई ट्रक के चारों ओर चक्कर काट रहा हो। ये कैसे निशान है? उल्टे पैर? राहुल का गला सूखने लगा। तभी पीछे से किसी की धीमी पर गहरी आवाज़ सुनाई दी, रुक जा, तू भी तो आएगा हमारे साथ। राहुल का खून मानो जम गया हो। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं, मगर हवा में ठंडक और भारीपन बढ़ गया था। वह तेजी से ट्रक की तरफ भागा, लेकिन तभी उसे दूर कोहरे में वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखी। इस बार उसका सिर उठ चुका था और उसकी खाली आंखें सीधे राहुल को घूर रही थीं।
वो औरत हवा में तैरती हुई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने ट्रक का दरवाज़ा झटके से खोला और किसी तरह खुद को अंदर धकेला। इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन बार बार फेल हो रहा था। राहुल के हाथ कांप रहे थे। वह चाबी घुमा रहा था। औरत अब ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून की धारा बह रही थी और होंठों से गूंजती अजीब सी फुसफुसाहट, तू नहीं बचेगा। राहुल ने आखिरी बार पूरी ताकत से चाबी घुमाई और इंजन स्टार्ट हो गया। उसने एक्सीलेटर दबाया और ट्रक सीधे उस औरत की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वह गायब हो गई, एक धुएं के गुब्बार की तरह। राहुल का ट्रक अब पूरी रफ्तार में था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर बैठा हुआ था। वह खुद से ही बड़बड़ा रहा था, ये क्या था, कौन थी वो? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे रास्ते में उसे एक पुराना ढाबा दिखता है, सुनसान और वीरान। राहुल रुकने की हिम्मत तो नहीं करता, लेकिन जैसे ही ढाबे के पास से निकलता है, वो देखता है ढाबे के बाहर उसी सफ़ेद साड़ी वाली औरत की परछाई फिर से खड़ी है। इस बार उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। राहुल की धड़कन अब तक काबू में नहीं आई थी। ट्रक की रफ्तार तेज थी, लेकिन दिमाग डर से सुन्न। ढाबे के बाहर उस औरत की परछाई को देखने के बाद उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया था। ये कैसे मुमकिन है? राहुल खुद से बड़बड़ाया। वो तो पीछे थी, फिर ढाबे के पास कैसे पहुंच गई? आसमान में काले बादल घिरने लगे थे और हवा में ठंडक और बढ़ गई थी। ट्रक के विंडशील्ड पर हल्की बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गईं, मगर उन बूंदों के साथ एक अजीब बात हुई। विंडशील्ड पर पानी की बूंदें गिरने के बाद खुद ब खुद कुछ लिखा जाने लगा। रुक मत, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराकर वाइपर ऑन करता है, लेकिन लिखा हुआ फिर भी नहीं मिटता। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह समझ गया कि इस रास्ते पर कुछ तो ऐसा है जो उसे आगे जाने से रोकना चाहता है, लेकिन अब वापस जाना भी नामुमकिन था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद ट्रक का ईंधन धीरे धीरे खत्म होने लगा। फ्यूल मीटर खाली की तरफ झुक रहा था। पास में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था। राहुल के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो ट्रक यहीं रोक दे या आगे जाकर कोई जगह ढूंढे। लेकिन तभी दूर सड़क के किनारे धुंध में एक और पुराना ढाबा दिखाई दिया, पूरी तरह वीरान, लेकिन उसके बाहर एक पुराना बोर्ड लटक रहा था, शिव कृपा ढाबा, 24 घंटे खुला। क्यों ना यहीं रुक जाऊं, कम से कम कुछ देर चैन मिल जाएगा, राहुल ने सोचा और ट्रक को ढाबे के बाहर रोक दिया। ढाबा देखने में बेहद पुराना था, लकड़ी की कुर्सियां और एक टूटा हुआ छप्पर। हवा में सड़न की गंध घुली हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ढाबा सुनसान होते हुए भी अंदर से धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई लोग बातें कर रहे हों। राहुल ने हिम्मत करके ट्रक से उतरकर ढाबे की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी जेब में पड़ा माचिस का डिब्बा ही अब उसकी लाइट का सहारा था। वह दरवाजे के पास पहुंचा और झांका। ढाबे के अंदर 4-5 लोग बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे, जैसे धुएं में घुले हों। सभी चुपचाप बैठे हुए थे, सिर झुकाए हुए। राहुल ने धीरे से पूछा, भाई चाय मिलेगी क्या? उनमें से एक आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा भयंकर जल चुका था, आंखें गड्ढों में ढंसी हुई। उसकी आवाज़ गूंजती हुई निकली, यहाँ रुकना मना है, वो यहीं है। राहुल के हाथ से माचिस गिर गई और वह पीछे हटने लगा। तभी ढाबे के पीछे से वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत निकल कर आई। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा, आंखों से खून टपक रहा था और जीभ कटकर आधी लटक रही थी। राहुल ने पलटकर ट्रक की तरफ दौड़ लगाई, मगर उसके पैरों में जैसे जान नहीं थी। दौड़ते दौड़ते उसके कानों में कई आवाज़ें गूंजने लगीं, सब मारे गए, तुझसे भी नहीं बचेगा। राहुल किसी तरह ट्रक तक पहुंचा और खुद को अंदर घसीट लिया, मगर इंजन फिर से स्टार्ट नहीं हो रहा था। वह बुरी तरह से कांपते हुए चाबी घुमा रहा था, मगर इंजन ने जवाब दे दिया और तभी ट्रक के शीशे पर एक खून से सना हाथ चिपक गया। वही औरत अब शीशे के पार राहुल को घूर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। राहुल चीखा, मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया। अचानक औरत की आंखों से आंसू की धाराएं निकल पड़ीं और उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा, जैसे मोमबत्ती की लौ में मोम। वह हवा में घुल गई और ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। राहुल ने बिना पीछे देखे ट्रक भगाया। वह बस वहां से दूर जाना चाहता था।
मगर मन में सवाल अब भी गूंज रहा था, वो कौन थी और NH-54 पर क्यों भटक रही है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। राहुल के जाने के बाद ढाबे के सामने का टूटा हुआ बोर्ड हवा में हिलने लगा और उस पर लिखा उभरा, यहाँ से कोई जिंदा नहीं निकलता। राहुल के ट्रक की रफ्तार अब आसमान छू रही थी। स्टीयरिंग व्हील पर उसके पसीने से भीगे हाथ कांप रहे थे और आंखें सड़क पर तो थीं, मगर दिमाग ढाबे पर हुई घटना में अटका हुआ था। आखिर वो औरत थी कौन और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। रात गहराती जा रही थी। कोहरे की परत और भी घनी हो चुकी थी और ट्रक की हेडलाइट्स भी उस कोहरे को पूरी तरह चीर नहीं पा रही थी। अचानक ट्रक के सामने से एक काली परछाई तेजी से गुजरी, इतनी तेज कि राहुल को समझ ही नहीं आया कि वह क्या था। वह बुरी तरह घबरा गया और ट्रक के ब्रेक जोर से दबाए। टायर सड़क पर घिसटते हुए चीख उठे और ट्रक सड़क किनारे लगभग पलटते पलटते रुका। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह गहरी सांसें लेने लगा। बस कुछ देर और फिर यह हाईवे खत्म, वह खुद को दिलासा दे रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र ट्रक के विंग मिरर पर पड़ी। मिरर में वही औरत बैठी थी, ट्रक के पीछे के हिस्से पर। उसका चेहरा अब और भी विकृत दिख रहा था, होंठ सिले हुए जैसे और आंखों से लाल। और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। रात गहराती जा रही थी। कोहरे की परत और भी घनी हो चुकी थी और ट्रक की हेडलाइट्स भी उस कोहरे को पूरी तरह चीर नहीं पा रही थीं। अचानक ट्रक के सामने से एक काली परछाई तेजी से गुजरी, इतनी तेज कि राहुल को समझ ही नहीं आया कि वह क्या था। वह बुरी तरह घबरा गया और ट्रक के ब्रेक जोर से दबाए। टायर सड़क पर घिसटते हुए चीख उठे और ट्रक सड़क किनारे लगभग पलटते पलटते रुका। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह गहरी सांसें लेने लगा। बस कुछ देर और फिर यह हाईवे खत्म, वह खुद को दिलासा दे रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र ट्रक के विंग मिरर पर पड़ी। मिरर में वही औरत बैठी थी, ट्रक के पीछे के हिस्से पर। उसका चेहरा अब और भी विकृत दिख रहा था, होंठ सिले हुए जैसे और आंखों से लाल रोशनी टपक रही थी। राहुल ने मिरर घुमा दिया लेकिन फिर भी उसकी परछाई दिखती रही। तभी ट्रक के अंदर से फिर वही फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। राहुल रुक मत, सच अब सामने आएगा। अचानक ट्रक का इंजन खुद ब खुद धीमा होने लगा। स्पीडोमीटर की सुई नीचे गिर रही थी। भले ही राहुल एक्सीलेटर दबाए जा रहा था, फिर ट्रक रुक गया। सड़क के उस हिस्से पर जहां चारों ओर सिर्फ पेड़ों का घना जंगल था। राहुल ने खिड़की से झांका, लेकिन अंधेरे और कोहरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। तभी उसे सड़क किनारे एक पुराना मील का पत्थर दिखा। उस पर लिखा था मौत का मोड़। 500 मीटर उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। वह ट्रक से उतरकर सड़क किनारे चला गया, लेकिन जमीन पर गहरे घिसे हुए टायरों के निशान दिखे जो सड़क से नीचे गहरी खाई तक जा रहे थे। राहुल की आंखों में अजीब सी जिज्ञासा जागी। उसने मन ही मन कहा, शायद कोई हादसा हुआ होगा यहाँ कभी। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा नीचे खाई में एक पुराना जला हुआ ट्रक पड़ा था। ट्रक का आधा हिस्सा पूरी तरह राख बन चुका था और पास में टूटी हुई हड्डियों के ढेर फैले हुए थे। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैली, सड़े हुए मांस जैसी। तभी उसके पीछे से एक बूढ़ी और भारी आवाज़ गूंजी, उस दिन सब मारे गए थे, वो औरत, वो अब भी यहीं भटकती है। राहुल पलटा तो देखा, एक बूढ़ा आदमी मैले कपड़ों में हाथ में लाठी लिए खड़ा था। उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सी थकावट थी। कौन हो आप? राहुल ने घबराकर पूछा। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, मैं तो बस गवाह हूं इस हादसे का। उस औरत की मौत यहीं हुई थी, उसी ट्रक में। ड्राइवर शराब के नशे में था और ट्रक मोड़ पर काबू खो बैठा। उस औरत के साथ उसका बच्चा भी था। दोनों इसी खाई में जलकर मर गए, लेकिन उनकी आत्मा अब भी यहीं भटकती है, खासकर ड्राइवरों के पीछे, जैसे तुझे ढूंढ रही है। राहुल के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। क्या वो मुझसे बदला लेना चाहती है? क्या वो सोचती है कि मैं ही वो ड्राइवर हूं? बूढ़ा आदमी फिर बोला, तुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी, वरना तू भी इसी खाई में गिरेगा जैसे बाकी लोग गिरे। राहुल ने थरथराते हुए पूछा, कैसे माफ़ी मांगू? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया, वो खुद तुझे ढूंढ लेगी, अब तू बचा तो शायद रास्ता मिल जाए। इतना कहकर बूढ़ा हवा में धुएं की तरह घुल गया। राहुल की आंखें फटी रह गईं। अब उसके पास वक्त कम था। वह ट्रक की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी उसके कानों में किसी बच्चे की हल्की हंसी गूंजी। वह रुक गया, पलटा।
और देखा कि धुंध में एक छोटा बच्चा खड़ा था, आंखें सफ़ेद और चेहरे पर मासूमियत के साथ अजीब सी क्रूरता। बच्चे ने धीरे से कहा, माँ अब आएगी। राहुल के पैरों तले ज़मीन जैसे खिसक गई थी। उस बच्चे की सफ़ेद निर्जीव आंखें उसकी आत्मा तक में झांक रही थीं। ठंडी हवा के झोंकों में बच्चे की धीमी हंसी अब भी गूंज रही थी। न वो हंसी मासूम थी, न ही इंसानी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर बच्चे से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्चा सिर झुकाकर मुस्कुराया और बिखरे बालों के पीछे से उसका आधा जला चेहरा नजर आया। उसकी सूखी आवाज़ गूंजी, माँ यहीं है, वो तुझे देख रही है। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराहट में उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक उसके ट्रक का हॉर्न अपने आप जोर जोर से बजने लगा, जैसे कोई सीट पर बैठकर उसे बार बार दबा रहा हो। राहुल ने पीछे पलटकर देखा। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसका सिर अब भी झुका हुआ था, लेकिन बालों के पीछे से खून टपक रहा था। हॉर्न की आवाज़ तेज़ होती गई। राहुल के पैरों में खुद ब खुद जान आ गई और वो ट्रक की तरफ दौड़ा। मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर अंधेरा घना हो गया। ट्रक की हेडलाइट्स भी बुझ गईं। अंधेरे में एक धीमी सी आवाज़ गूंजी, तू भी वैसे ही मरेगा जैसे हम मरे थे। राहुल ने कांपते हाथों से जेब से टॉर्च निकाली, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च ऑन करनी चाही, बैटरी खत्म हो चुकी थी। साली किस्मत भी साथ नहीं दे रही, वह बड़बड़ाया। तभी उसे याद आया, ट्रक के डैशबोर्ड में एक छोटी सी बैटरी पड़ी थी, मगर उसे लेने के लिए उसे ट्रक के अंदर घुसना पड़ेगा। डर के मारे दिल बैठा जा रहा था, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर ट्रक के अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था, मगर जैसे ही वो डैशबोर्ड तक पहुंचा, उसे अपनी गर्दन के पीछे किसी की सांसों की गर्मी महसूस हुई। राहुल ने झटके से पीछे पलट कर देखा। कोई नहीं था, मगर शीशे पर उंगली से लिखा था, तू झूठा है, माफ़ी नहीं मांग सकता। उसकी आंखें फटी रह गईं। राहुल को अब सब समझ आने लगा था। ये आत्मा किसी माफ़ी के लिए नहीं, बल्कि बदले के लिए भटक रही थी। तभी उसकी नज़र डैशबोर्ड पर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। वो धूल से सनी हुई थी, मगर ऊपर लिखा था, ड्राइवर मोहन सिंह। राहुल के हाथ कांप उठे। उसने डायरी खोली तो उसमें उस हादसे का जिक्र था। मोहन सिंह उस रात शराब के नशे में था और ट्रक पर काबू खो बैठा था, जिससे खाई में गिरने से औरत और उसके बेटे की मौत हो गई थी। मगर मोहन खुद बच निकला था और कभी भी माफ़ी नहीं मांग सका। इसलिए वो आत्मा अब हर ड्राइवर को मोहन समझकर अपना बदला लेना चाहती है। राहुल ने तेजी से सोचा, अगर मैं खुद को मोहन के रूप में पेश करूं और सच में माफ़ी मांगूं, तो शायद ये आत्मा मुझे छोड़ दे। उसने ट्रक के अंदर खड़े होकर ऊंची आवाज़ में कहा, मैं मोहन हूं, मेरी गलती थी, मैंने वो हादसा जानबूझकर नहीं किया था, मैं माफ़ी चाहता हूं। कुछ पल खामोशी छाई रही। हवा की सनसनाहट बंद हो गई, मगर तभी ट्रक के चारों तरफ से बच्चों की चीखें गूंजने लगीं। झूठा, तू झूठ बोल रहा है। राहुल के हाथ पैर फूल गए। तभी ट्रक की विंडशील्ड पर अचानक तेज धमाका हुआ और वही औरत अब शीशे के पार खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल करीब था। काली जली हुई त्वचा, गड्ढों में धंसी आंखें और होठों पर अजीब सी मुस्कान। वो धीमे से बोली, मोहन तो भाग गया था, तू कौन है? राहुल के पास कोई बहाना नहीं था। उसने डरते हुए जवाब दिया, मैं राहुल हूं, लेकिन मोहन की गलती की सज़ा मुझे क्यों? औरत की आंखों में एक पल के लिए दर्द की झलक आई। उसकी चीख गूंजी, क्योंकि कोई हमें न्याय दिलाने नहीं आया, सबने भुला दिया हमें, और अब हर राहगीर से बदला लेना ही हमारा नसीब है। राहुल ने गला साफ किया और बोला, मैं तुम्हें न्याय दिलाने में मदद कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे जाने दो तो। एक पल के लिए औरत का चेहरा शांत हुआ। उसके चारों ओर घना कोहरा छा गया और उसकी परछाई धुंध में खोने लगी। मगर जाते जाते उसकी आवाज़ गूंजी, अगर तू झूठ बोल रहा है तो अगली बार तुझे भी कोई नहीं बचाएगा। राहुल ने लंबी सांस ली। ट्रक का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। वह ट्रक को तेज़ी से भगाकर NH-44 से बाहर निकल गया। मगर जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे ट्रक के पिछले हिस्से पर खून से लिखा एक वाक्य दिखा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। राहुल का ट्रक अब हाईवे पर तेज़ रफ्तार से दौड़ रहा था।
लेकिन उसका दिल अब भी धड़क रहा था, मानो सीने से बाहर निकल आएगा। रियर व्यू मिरर में लिखा वो खून भरा संदेश, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। राहुल ने खुद से कहा, शायद अब सब खत्म हो गया, मगर कहीं न कहीं उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी अब भी थी। हाईवे पर अब हल्की रोशनी दिखने लगी थी, कहीं दूर एक टोल प्लाजा। उसे लगा जैसे अब वो इस डरावनी सड़क से निकल गया है। उसने ट्रक धीमा किया और टोल बूथ पर रुका। टोल बूथ पर बैठा गार्ड ऊँघ रहा था। राहुल ने खिड़की से झुककर कहा, भाई एक चाय मिल सकती है क्या आसपास? रात भर का सफ़र कर लिया। गार्ड ने धीरे से सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब सी सुर्ख थीं, मानो रात भर जागा हो। गार्ड बोला, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे ढाबा है, लेकिन भाई रात में इस रूट से गुजरना ठीक नहीं। NH-44 के इस हिस्से पर बहुत हादसे हुए हैं। राहुल ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, भाई आज तो सब देख लिया, अब तो बस बचकर निकलना है। गार्ड ने गंभीर लहजे में कहा, अगर कोई पीछे से पुकारे तो रुकना मत, ये हाईवे सबको नहीं छोड़ता। राहुल के माथे पर फिर से पसीना आ गया। वो कुछ बोलता इससे पहले ही गार्ड ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, ज़्यादा सोच मत भाई, तेरा वक्त अभी आया नहीं। राहुल ने गियर डाला और ट्रक बढ़ा दिया। पीछे पलट कर देखने की हिम्मत उसने नहीं की। 5 किलोमीटर आगे राहुल ने ट्रक रोका और गाड़ी से उतरा। रात अब भी घनी थी, लेकिन हल्की रोशनी ढाबे पर थी। ढाबे में कुछ ट्रक ड्राइवर बैठे थे, चाय की भाप उड़ती हुई दिख रही थी। राहुल भी एक खाली टेबल पर बैठ गया। वेटर से चाय मंगवाने के बाद उसने ढाबे के एक बुजुर्ग ड्राइवर से पूछा, भाई ये NH-44 पर जो किस्से सुनते हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? बुजुर्ग ड्राइवर ने लंबी सांस भरी। ज़्यादा सवाल मत कर बेटा, इस हाईवे पर जिसने ज़्यादा जानने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। राहुल ने दबाव डालते हुए कहा, लेकिन मैंने आज कुछ अजीब चीज़ें देखी हैं। वो औरत, बच्चा। सुनते ही बुजुर्ग ड्राइवर की आंखें फैल गईं। तूने उसे देखा, सफ़ेद साड़ी वाली को? राहुल ने सिर हिलाया। ड्राइवर ने गहरी आवाज़ में कहा, पिछले 10 सालों में जिसने भी उस औरत को देखा है उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ, मगर तू अभी तक बचा कैसे? राहुल खुद भी ये नहीं समझ पा रहा था। तभी ढाबे पर बैठा एक दूसरा ड्राइवर बोला, सुनने में आया है कि अगर कोई उस आत्मा को इंसानियत दिखाए तो शायद वो छोड़ देती है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी चैन से नहीं है। राहुल ने धीरे से बुदबुदाया, उसने कहा था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ढाबे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी दूर कहीं से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आई। ढाबे के लोग उठकर बाहर भागे। राहुल भी उठा और सड़क के किनारे गया। एक ट्रक सड़क किनारे पलटा पड़ा था। वही टोल बूथ वाला गार्ड अब भीड़ में खड़ा था। राहुल उसके पास गया और पूछा, ये कब हुआ? गार्ड ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, बस अभी। ड्राइवर ने ट्रक से कूदने की कोशिश की, लेकिन देर हो गई। राहुल ने गार्ड की शक्ल देखने के लिए पलटा, मगर वहाँ कोई नहीं था। गार्ड गायब था। राहुल का सिर घूम गया। क्या वो टोल बूथ पर सच में किसी से मिला था, या वो भी किसी आत्मा का हिस्सा था? वो समझ गया, NH-44 पर भूत सिर्फ रास्ता नहीं रोकते, वो खेलते हैं इंसानों के दिमाग से। राहुल की धड़कनें तेज थीं। वो ट्रक के पास खड़ा उस खाली सड़क को घूरता रहा जहाँ कुछ ही पल पहले टोल बूथ वाला गार्ड खड़ा था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ हवा की सनसनाहट थी। मन में उठते सवालों ने उसे घेर लिया। क्या ये सिर्फ मेरा वहम था, या NH-44 वाकई में अपनी रहस्यमयी आत्माओं से भरा पड़ा है? उसने ट्रक की ओर कदम बढ़ाए, मगर अंदर ही अंदर वो जानता था कि ये सफ़र अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अगली सुबह राहुल थका हुआ और परेशान सा अपने घर लौटा। सूरज की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर उसके मन में बीती रात के दृश्य अब भी ताज़ा थे। वो सीधा मंदिर गया। घंटी की आवाज़ ने उसके भीतर के डर को थोड़ा शांत किया। मंदिर के पुजारी ने उसे देखकर पूछा, बेटा बहुत परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है? राहुल ने धीमी आवाज़ में कहा, पंडित जी, कभी किसी आत्मा ने आपसे कुछ मांगा है? पंडित जी मुस्कुराए। जो आत्माएं इस दुनिया में अधूरी रह जाती हैं, वो अक्सर कुछ चाहती हैं, न्याय, शांति, या बस कोई उन्हें याद करे। राहुल की आंखों में वही औरत का चेहरा घूम गया, दर्द से भरा, मगर न्याय की तलाश में भटका हुआ। वो वापस NH-44 की उस जगह गया जहां हादसा हुआ था। सड़क के किनारे अब भी जले हुए टायरों के निशान और टूटे हुए बोर्ड पड़े थे।
राहुल ने वहीं पर फूल चढ़ाए और धीमे से बोला, मुझे माफ़ कर दो। मैं मोहन नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें भुलाने नहीं दूंगा। मैं हर किसी को तुम्हारी कहानी बताऊंगा, ताकि कोई और हादसे में मरे तो उसे भुलाया ना जाए। तेज़ हवा का झोंका आया और उसने हल्की सी औरत की हंसी सुनी, मगर इस बार वो डरावनी नहीं थी, बल्कि सुकून से भरी थी। राहुल की आंखें भर आईं। वो जानता था कि शायद वो आत्मा अब मुक्त हो गई हो। कुछ साल बाद राहुल अब ट्रक ड्राइवर नहीं था। उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी थी। वो अब हाईवे हादसों के खिलाफ एक मुहिम चला रहा था, ट्रक ड्राइवर्स को जागरूक करने के लिए, ताकि लापरवाही की वजह से कोई और मोहन सिंह जैसी गलती न दोहराए। NH-44 की वो कहानी अब कई लोगों ने सुनी, मगर राहुल के लिए ये सिर्फ एक डरावनी दास्तां नहीं थी। ये एक याद थी कि कभी कभी रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि इंसान के भीतर के डर, दर्द और जिम्मेदारी से भी रूबरू कराते हैं। अभी भी जब कोई रात को NH-44 से गुजरता है तो कहते हैं, अगर आपका दिल साफ है और आप सच्चाई के रास्ते पर हैं तो वो आत्मा आपको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अगर आपके इरादे गलत हुए तो शायद ट्रक के रियर व्यू मिरर में सफ़ेद साड़ी की परछाई अब भी दिख जाए, क्योंकि NH-44 की कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी किस्से के साथ। तब तक संभल कर सफ़र कीजिए, क्योंकि कौन जाने अगला मोड़ आपको किससे मिलवा दे।